जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। नॉन वर्बल रीजनिंग की श्रृंखला में दोस्तों हम वेन डायग्राम का अध्ययन कर रहे थे और इस वीडियो के माध्यम से हम वेन डायग्राम के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक नए टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है और आपको बता दें ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने होता है एग्जाम हॉल में और आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो ये आता वेन डायग्राम के अंतर्गत ही है। अब हम इसे देखते हैं कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है, निर्देश है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों को चयनित करें। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है कि जो ये आपका आरेख दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसके साथ में कुछ कंडीशन भी लिखी हुई हैं, जैसे कि जो आपका ये वृत्त है, जो गोला है, ये संघ के सदस्य कर्मचारी को दर्शाता है। ठीक है, फिर जो आपका ये एक चतुर्भुज जैसी एक आकृति दोस्तों बॉक्स है, ये आपका क्या कर रहा है, मेहनत से काम करने वालों को। और एक जो वर्गाकार बॉक्स है, ठीक है, एक आयताकार है एक वर्गाकार है। आयत वाला हो गया आपका मेहनत का और वर्ग वाला हो गया आपका अनुभवी कर्मचारियों का। तो अब इन्हीं से कुछ क्वेश्चन बनेंगे और उनको आपको इन्हीं आरेखों के माध्यम से, इन्हीं निर्देशों के माध्यम से सॉल्व करना है। तो इसे करने के तरीके क्या हो, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निश्चित तौर पर कम समय में हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। हम इसे पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इसे सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आपके सामने जैसे ही ये एक डायग्राम, ठीक है, तो आप उससे पहले तो ड्रॉ कर लें। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या करें, आप इसमें मेंशन कर लें कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हमने देखा कि यार ये जो है ये क्या है, ये संघ है। ठीक है, संघ वालों के लिए है। फिर अगला जो है दोस्तों ये वाला हो गया आपका किसके लिए, मेहनत। ठीक है, मेहनत वाले जो हैं। और एक और है जो ये आपका अनुभवी कर्मचारी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। अब ना ही अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं, ऐसे अपन को आंसर इसमें से चयनित करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, ना ही अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। संघ का सदस्य कौन रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये वृत्त। ठीक है, अब ये संघ का सदस्य है तो मतलब इसके अंदर आने वाली जितने भी संख्याएं हैं 1, 4, 6, ये सब संघ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो आपका वर्गाकार है दोस्तों, ये किसे कर रहा है, अनुभवी व्यक्तियों को, अनुभवी कर्मचारियों को। तो अब यहाँ की जो संख्या है अनुभवी कर्मचारी की हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको बता दें जितने एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे वो कॉमन होता है, जो कॉमन है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 6 यहाँ पर कॉमन है। 6 दोस्तों कैसा है, इसमें भी है। ठीक है, मतलब 6 मेहनत वालों के पास भी है, 6 अनुभवी पास भी है और 6 दोस्तों के इसमें संघ वालों के पास भी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब है कि इसमें तीनों आ गए, इस अंक में तीनों आ गए। जबकि जब हम बात करते हैं दोस्तों एक की, तो एक सिर्फ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, संघ के लिए। 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुभवी के लिए। और 2 किसे, मेहनत वालों के लिए। तो यहाँ पे हमने पाया कि यार जैसा इनने पूछा है, वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है, किस संख्या के द्वारा जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1 जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा फिर 2। ठीक है, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 2, यानी कि डी यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का। अब क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट कर रहा है किसे, सिर्फ मेहनत वालों को, ना ही संघ और ना ही अनुभवी। उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन को यदि हम देखें दोस्तों, तो दूसरा कह रहा है कारखानों में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, कारखानों में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या की बात की जा रही है, कुल संख्या संघ वालों की। तो संघ वाला क्या हुआ, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि संघ मतलब ये पूरा ये आपका वृत्त। ठीक है, अब इसमें कुल जितने होंगे वो संघ के कर्मचारी होंगे। तो कितने हैं, 6, 4, 10 और 1, 11। 6, 4, 10 और 1, 11। तो जो सेकेंड है दोस्तों, इसका आंसर है आपका 11। और 11 का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है कि भाई संख्या 3 क्या निरूपित करती है। संख्या 3 कहाँ गई, संख्या 3 ये है। ठीक है, संख्या 3 क्या निरूपित करती है, मतलब हमें ऑप्शन नहीं, हम बिना ऑप्शन देखे भी यहाँ पर इसके आंसर तक पहुँच गए कि 3 क्या निरूपित कर रही है। 3 दोस्तों आप बताइए क्या बता रही है। 3 ये कह रही है कि ये केवल और केवल अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, या अनुभवी कर्मचारियों की, क्योंकि जैसे ही यहाँ से आपका ये वाला आयत डिब्बा, ठीक है, तो ये बता देता है कि मेहनत, और जैसे ही गोलाकार आएगा ये बता देगा कि भाई संघ के कर्मचारी। यहाँ पर सिर्फ 3 जो है दोस्तों, ये क्या बता रहा है कि अनुभवी। ठीक है, केवल और केवल अनुभवी, ना ही संघ वाले और ना ही आपके मेहनत वाले। तो आप देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अनुभवी कर्मचारी ना तो मेहनती हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। अनुभवी कर्मचारी ना तो मेहनती ना, तो दोस्तों यही पहला ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है
आप पाएंगे थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं। इंपॉर्टेंट है, संघ के सदस्य जो नहीं हैं उन्हें कौन निरूपित करती है। तो चलिए ठीक है भाई, हम इसे देख लेते हैं। और क्या है, एक कंडीशन तो हो गई कि संघ के सदस्य नहीं है। जैसे उसने बोला संघ के सदस्य नहीं, मतलब इस गोले के बाहर की संख्या है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, इस गोले के बाहर की संख्या है, संघ के सदस्य नहीं है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है साथ ही साथ में कि भाई परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करते हैं। अब परिश्रमी भी है और अनुभवी भी है। ठीक है, अगर मैं 2 को लेता हूं तो वो सिर्फ परिश्रमी है, मेहनती है। 3 को लेता हूं तो सिर्फ अनुभवी है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम 5 को लेते हैं वैसे ही यहां पर क्लियर हो जाता है कि ये परिश्रमी भी है, अनुभवी भी है, दोनों में कॉमन है। और आप यहां से क्या कर देते हैं, इस गोले वाले भाग को अलग करके रखें। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न था। और यहां आपको बता दें, जैसे भी दोस्तों ये प्रश्न आते हैं तो या तो ये सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब एक आरेख दे करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई दफ़ा ये जुड़े हुए होते हैं, गुच्छों में होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला आपका क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखें। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों का घोतक है, वर्ग आपके अनुभवी व्यक्तियों का घोतक है, त्रिकोण अध्यापकों का घोतक है, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। घोतक का मतलब है कि उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्धिमान कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है। ठीक है, आपको ऐसे अध्यापक बताने हैं जो बुद्धिमान के साथ साथ में क्या है, यहाँ पर अनुभवी है। तो पहले तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। जब ये नहीं बनने की स्थिति में हो तो फिर आप वीडियो को आगे देखिए, है ना। तो पहले तो आप इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने के क्रम में हम यहाँ ये पाते हैं कि भाई ये बताया जा रहा है कि जो त्रिकोण है, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा भाग अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर के इसने कॉमन आपसे डिमांड की है। देखें, जो आपका वृत्त है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई बुद्धिमान। फिर उसके बाद वर्ग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अनुभवी, और त्रिकोण जो घोतक है दोस्तों वो काहे का है, वो है अध्यापक का। तो कुल मिलाकर के जो तीनों का एक कॉमन फैक्टर होगा वही तो आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, मतलब बुद्धिमान भी हो, अनुभवी भी हो, अध्यापक भी हो। तो ऐसा कॉमन फैक्टर आपको इसमें नजर आ रहा है 2, क्योंकि यदि आप 1 लेते हैं दोस्तों तो ये केवल और केवल 2 लोगों के लिए है, 4 लेते हैं तो ये 2 लोगों का, 3 लेते हैं तो ये भी 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप 2 लेते हैं तो ये आपको अध्यापक, अनुभवी और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर बुद्धिमान तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर फाइनल और करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, और यह प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल में वर्ष 2014 की परीक्षा में पूछा गया है, और प्रश्नाकृति आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। आप इसका करेक्ट आंसर चयनित कीजिए। जब ना समझ में आए तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, है ना। तो 57 दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखेंगे आप गौर से यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा वर्ग वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। जो गणित नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जीव विज्ञान और कंप्यूटर। अब देखते हैं इसे हम। ठीक है, जीव विज्ञान का मतलब है बायोलॉजी, कंप्यूटर ये हो गया, ये मैथमेटिक्स। गणित नहीं पढ़ रहे हैं, गणित नहीं पढ़ रहे हैं का मतलब सीधा सा क्लियर है दोस्तों यहाँ पर कि आपका ये वाला गोला तो होगा ही नहीं, ये गोला के अंदर के जितने हैं, ठीक है, इस वाले वृत्त के अंदर वाले तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब बचता क्या है, 2, 7 और 3। 2 दोस्तों वो है जो सिर्फ जीव विज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है, और 3 वो है जो सिर्फ कंप्यूटर का है, जबकि इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर कौन है, 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। 7 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है, उनकी संख्या ज्ञात करनी जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके 3 गोले दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और तीनों में क्या कहा जा रहा है, एक जो है वो तेलुगु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक जो है वो तमिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक और जो है दोस्तों ये इंग्लिश, अंग्रेजी भाषी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि जो क्या कर रहा है आपके उन सभी लोगों, उन सभी, ठीक है, उन सभी लोगों की संख्या आपको ज्ञात करनी जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। अब तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं वाली स्थिति आ रही है यहाँ पर। अब सभी का बता देना आपको, तमिल तेलुगु, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब आप इन सब को ऐड करते हैं तो यहाँ आपका क्लियर होता है कि जो टोटल है वो कितना है, 112। ठीक है, आप इसे ऐड कर लें, ये पूरा,
ठीक, किससे आप छोड़ दें, केवल और केवल आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बस 27, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि ये तो इंग्लिश का, कि भाई अभी तो आपने ये बताया था सर कि ये इंग्लिश का गोला है, तो अगर ये इंग्लिश का है भी तो जो ये वाले हैं 13, 9 और 19 ये किसी ना किसी रूप में तमिल तेलुगु दोनों बोल पा रहे हैं, तब तो वो उस एरिया पे हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट होता है कि केवल 27 लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इंग्लिश के हैं, बाकी तमिल तेलुगु दोनों वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आपके सामने है। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज माताओं को दर्शाता है, वृत्त शिक्षिकाओं को दर्शाता है, आयत महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा अक्षर ए, बी, सी और डी में से ऐसी महिलाओं को दर्शाता है जो माता भी हैं और शिक्षिका भी हैं? एसएससी सीजीएल वर्ष 2013 में पूछा गया है ये प्रश्न, और इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों, सी जो है ये ऐसी सारी कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है। आप इसे देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक इसी तरीके से अगला प्रश्न आपके सामने है, और दी गई आकृति में वृत्त रोजगार को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए है, वर्ग सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए है, त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों के लिए है, आयत सत्यवादी व्यक्तियों के लिए है। रोजगार प्राप्त सत्यवादी और निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता किस क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने है, आप इसे एक बार और पढ़िए, इसे सॉल्व कीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ना बनने की स्थिति में अपने अगली वीडियो में इसे सॉल्व करके बताया जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसमें तनाव नहीं लेना है। वेन डायग्राम से दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ पे 50 सवाल करें, तो वो मेरे ख्याल से उतना सार्थक नहीं है। जितना बेटर होगा कि आप कोई भी पीडीएफ, कोई भी आप बुक ले लीजिए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं दोस्तों, कोई भी रीजनिंग की आप पुस्तक ले करके और उसे सॉल्व कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब स्वयं करेंगे, ठीक है, तभी आपकी उस टॉपिक पे मजबूती बनेगी। और कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया है कि क्या करना है। कॉन्सेप्ट में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम ईजी है कि आपके जो भी जैसा जैसा कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाना है और आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। मान लीजिए आपसे कुछ नहीं बन रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप उसमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साथ ही दोस्तों हमारे संस्थान का भी नंबर सामने है 8982572409। आप इसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो अभी फिलहाल दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।